Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS 365। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन करंट अफेयर्स विद MCQs एंड ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय वायुसेना और के बीच स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, तो हमें ये जांच करना है कि जो समझौता है वो किन किन दो पार्टीज के बीच हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है IIT रोपड़, IIT कानपुर, IIT दिल्ली एंड IIT बॉम्बे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है बताइए? करेक्ट ऑप्शन हमारा है IIT रोपड़। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसके मध्य हुआ है बेटा? ये मध्य हुआ है IIT रोपड़ प्लस किसके बीच? भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इन दो पार्टीज के बीच यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किस उद्देश्य के साथ? स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए। ठीक है साहब, तो कंटेंट समझ में आया कि भारतीय वायुसेना और IIT रोपड़ के बीच एक MOU साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसका उद्देश्य है कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी डेवलपमेंट, जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना है, उसका विकास करना है, उसके लिए इसे लक्ष्य के साथ इसे साइन किया गया है। ठीक है, क्लियर। तो जब हम बात कर रहे हैं स्वदेशीकरण की, तो स्वदेशीकरण से रिलेटेड एक मिशन हम पढ़ते हैं। कौन सा मिशन बेटा? आत्मनिर्भर भारत मिशन। कौन सा? आत्मनिर्भर भारत मिशन। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य क्या है कि भारत को सेल्फ रिलायंट बनाना है, कि खुद के ऊपर निर्भर, आत्मनिर्भर, यानी कि हर चीज के लिए हम आत्मनिर्भर रहें, किसी और दूसरे देश पर किसी भी रिसोर्सेज के लिए निर्भर ना रहें। ठीक है, इस मिशन को हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि यह जो कॉन्ट्रैक्ट है यह इस मिशन को सपोर्ट कर रहा है। क्या काम है इस मिशन का जो हमने हस्ताक्षर किया है? क्या है? स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास, यानी कि देसी प्रौद्योगिकी, देसी डेवलपमेंट करना है, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी लाएंगे हम खुद की लाएंगे, विदेश से इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये मेमोरेंडम साइन किया गया, तो इससे कहीं ना कहीं समर्थन मिलता है हमारे एक मिशन को, जो कौन सा मिशन है? आत्मनिर्भर भारत मिशन। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत मिशन का उद्देश्य क्या है बताइए? तो क्या है आत्मनिर्भर भारत मिशन का उद्देश्य? इसका सिंपल उद्देश्य है कि भारत को आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से और रणनीतिक रूप से, ठीक है, तो लिख सकते हैं, यानी कि आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से और रणनीतिक। ठीक है, क्या बनाना है? सब इन सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना है, यानी कि इन क्षेत्रों में किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हैं। क्लियर पॉइंट? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया आप एक मिशन बता रहे हो, आत्मनिर्भर मिशन, लेकिन यह मिशन लाया कब था? इसे कौन बताएगा? यह मिशन लाया गया था बेटा 12 मई 2020 को यह मिशन आया था। ठीक है, 12 मई 2020 में इस मिशन की हमें जरूरत पड़ी थी कोविड-19 के दौरान, जब हमने देखा वर्ल्ड लेवल पे सप्लाई चेन बाधित हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, तब हम लाए थे एक मिशन स्वदेशीकरण के लिए, यानी कि आत्मनिर्भर भारत। अब भारत किसी भी चीज़ के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम खुद से क्या करें? प्रोड्यूस करें, इंपोर्ट हम कम से कम करें। ठीक है, इसी उद्देश्य के साथ लाया गया था आत्मनिर्भर भारत मिशन, जो कि भारत को आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से और रणनीतिक रूप से हम खुद को आत्मनिर्भर बना पाए। ठीक है, क्लियर पॉइंट है? समझ में आ गया आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य क्या था? ये हमारा उद्देश्य है। ये पॉइंट सारे किसके हैं? ये सारे पॉइंट हमारे उद्देश्य से रिलेटेड हैं। ठीक है, लाया कब गया था? 12 मई 2020। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके समझ में इजीली आ गया होगा। स्टैटिक पार्ट भी एंड करंट एस्पेक्ट ये है कि IIT रोपड़ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडियन एयरफोर्स ने। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के बांसवाड़ा में 1.22 लाख करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया? किस प्रदेश में किया है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। बताइए सर, किस प्रदेश में
यह सब जो हमने बताया कि ये परियोजना की गई है। तो आपको अगर लोकेशन पता है तो यह बता सकते हैं। बेटे बांसवाड़ा पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया राजस्थान। क्या ऑप्शन हो गया? राजस्थान। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया राजस्थान, यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के जो बांसवाड़ा जिला है वहां पर 1.22 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया, शिलान्यास किया, ठीक है। क्लियर पॉइंट। उन्होंने यहाँ पे माही, एक जगह है माही नदी है, माही राजस्थान में, एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भी, परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भी आधारशिला रखी, यानी कि नींव रख दी है। अब यहाँ पर एक परमाणु संयंत्र भी बन रहा है। कहाँ पर बनेगा? माही नदी के पास, ठीक है साहब। माही नदी के पास, माही नदी के पास क्या है? बांध है, माही बांध। माही नदी पर एक बांध है, किस नदी पर? माही नदी पर। हाँ, माही नदी पर एक बांध है जिसे बोलते हैं माही बांध, ठीक है। ये हटाता हूं मैं एक बारी, फेंकता हूं माही नदी, माही नदी पर, ठीक है साहब। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। माही नदी पर, माही बांध के पास ये एक प्रोजेक्ट है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। माही बांध, माही नदी के पास, माही बांध के पास एक स्पेशल, में और थोड़ा डीप में जाता हूं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं थोड़ा डीप में जाके, एक जगह है माही बांध के पास नापला, ठीक है। क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो नापला आएगा कि नापला संयंत्र कहां पर लग रहा है, ठीक है। क्लियर। जो माही बांध का हम नाम ले रहे हैं, जो हमने माही बांध का नाम लिया है, इसे बेटा हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है माही बजाज सागर। क्या बेटा? माही बजाज सागर बांध, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, माही बजाज सागर बांध के नाम से भी इसे हम जानते हैं। क्लियर पॉइंट यहां तक? क्लियर। कोई दिक्कत? मैंने बताया कि माही राजस्थान में, बांसवाड़ा जिले में जो प्रोजेक्ट हैं वो डाले गए सारे। बांसवाड़ा में क्या है? एक माही राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है बेटा? माही बांध पर किया जा रहा है। माही बांध के पास एक जगह है नापला, वहां पर स्थापित किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को। माही बांध को माही बजाज सागर बांध के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है। क्लियर पॉइंट। अब थोड़ा सा और समझ लीजिए, थोड़ा और डीप चलते हैं हम कि माही नदी के बारे में हमने बात की। माही नदी के बारे में हमने बात की, तो माही नदी का उद्गम कहां से होता है बेटा? माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से, उद्गम होगा मध्य प्रदेश से। माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से, शाबाश, ठीक है। क्लियर। और यह राजस्थान, फिर ठीक है, कहां जाएगी बेटा? यहां से निकलेगी, फिर जाएगी राजस्थान, राजस्थान से जाएगी गुजरात, और गुजरात से जाएगी अरेबियन सी में। कहां जाएगी बेटा? अरेबियन सी में जाएगी, फिर अरेबियन सागर में, ठीक है। क्लियर पॉइंट यहां तक? कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर, डन। इसमें ओवरऑल जो हम बात करें इस प्रोजेक्ट के लिए 42,000 करोड़ का निवेश यहाँ पे शामिल है, इसके लिए बांध के लिए स्पेसिफिक, सॉरी इसके लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए। आई होप कि आपको पता चल गया कि हमने बात की इस क्वेश्चन के माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी ने बांसवाड़ा में 1.2 लाख करोड़ रुपए की एक विकास योजना लॉन्च की थी, ठीक है। मैंने बताया कि राजस्थान में एक और नई एक परियोजना है, माही राजस्थान में पड़ता है, और यहाँ पड़ता है परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने की बात की है। इसकी आधारशिला रखी गई है, नींव रखी गई है, आधारशिला रखी है, लिख देता हूँ, आधारशिला रखी गई है, ठीक है। आधारशिला यानी कि नींव रखी गई है। आधारशिला और शिलान्यास दोनों की चीज है, ठीक है, डन। चलिए क्लियर। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट बढ़िए। भारत और ने 24 सितंबर 2025 को जैविक उत्पादों के लिए, कीवर्ड समझते हैं ना, जैविक उत्पादों के लिए एक पारंपरिक मान्यता समझौता पर हस्ताक्षर किया है। किस देश ने किया है? जापान, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है साहब। तो आपके सामने ऑप्शन है जापान, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन सिंपल सा है कि भारत और किस देश ने 24 सितंबर 2025 को, डेट इंपोर्टेंट नहीं है, बट जैविक उत्पादों के लिए एक पारंपरिक मान्यता पर, यानी जो परंपरा चलती आ रही थी, एक मान्यता थी, उस पर एक समझौता कर लिया है, यानी कि उसे अब एक नियम का रूप दे दिया है, ठीक है, प्रोफेशनल नियम का रूप दे दिया है। किस देश के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है बताइए? तो बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो राइट आंसर हमारा है ऑस्ट्रेलिया के साथ यह कॉन्ट्रैक्ट किया गया है भारत ने। कि क्या किया है कि जो जैविक उत्पादों के लिए पारंपरिक मान्यता थी, उसको एक अब एमओयू ग्रुप में साइन कर लिया गया है,
ठीक है, क्लियर, डन। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे हुआ है? जय उत्पादन के लिए जो समझौता है वो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में कहाँ पे हुआ है बेटा? विज्ञान भवन में। कहाँ पे? विज्ञान भवन में यह किया गया है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया कोई चीज, कोई दिक्कत? ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यह है ECTA बेटा, यह कॉन्ट्रैक्ट, यह समझौता ECTA का पार्ट है, का हिस्सा है। ठीक है, अब कुछ लोग समझ नहीं आएगा ECTA क्या हो गया जी भैया, आपने तो एक नया नाम जोड़ दिया हमारी जान के लिए, बवाल पैदा कर दिए हो। तो ECTA क्या होता है, बेजानना है ECTA क्या होता है। तो ECTA का मतलब है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। बहुत ही सिंपल सा है, एंड ये इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच का है। आप याद रखेंगे कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है ECTA, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आप बिल्कुल समझ सकते हैं, मैं नाम बताऊं तो आप बता सकते हैं किसके लिए किया गया। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, किसके लिए किया गया बेटा? इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो क्या होगा इसका काम कि जो आर्थिक सहयोग है, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन उसको बढ़ाया जाए, है ना भाई। क्या उद्देश्य हो सकता है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसको बढ़ाया जाए। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सॉरी, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसको क्या करेंगे? उसको बढ़ाना है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना है। और ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी ट्रेड को क्या करना है? मजबूत करना है। तो भाई नाम से पता चल रहा है ना, रटने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सिंपल समझ सकते हो, है ना। कोई भी रटने की सिंगल चीज यहाँ पे जरूरत नहीं है, कोई भी एक वर्ड रटना नहीं है, सिर्फ नाम को अच्छे से डिफाइन कर लो, नाम को सही से पढ़ लो, कोई भी वर्ड आप रटेंगे नहीं कहीं भी। ठीक है, तो इकोनॉमिक, क्योंकि एक सिंपल सी बात, आप एक सिंपल समझो कि जो व्यक्ति इन चीजों को बना रहा है वो भी इंसान है, ह्यूमन है ना, तो जाहिर सी बात है मशीन ये काम नहीं कर रही है, तो इंसान बना रहा है, इंसानों के लिए बना जा रहा है कि इंसान ही उसे यूज करेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, यानी कि जो आर्थिक सहयोग उसको बढ़ाना है एंड ट्रेड को मजबूत करना है। इस उद्देश्य के साथ इसे क्या किया गया था? साइन किया गया, बनाया गया था। ठीक है, इसे कब बनाया, इसे कब किया गया था? जो ये कॉपरेशन है इसे कब लाया गया था बेटा? इस कॉपरेशन कब लाया गया मुझे बताइए, कि जो कॉपरेशन है ECTA जिसकी हमने बात की, ECTA, ठीक है, ECTA को कब लाया गया था भाई, ये बता दीजिए मुझे। ECTA को लाया गया था बेटा हमारे, कब लाया गया था? 2 अप्रैल 2022 को। अप्रैल 2022, डेट याद रखनी है, लेकिन 2022 याद रखेंगे आप। तो ये कॉन्ट्रैक्ट 2022 में लाया गया था, उसी का विस्तार किया गया है, एक और नई चीज उसमें एडअप कर दी गई है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? है तो कोई डाउट? एंड डाउट? नो, डन। तो ये था हमारा स्टैटिक पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ तक आपको मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने बात की कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक और MOU साइन किया गया है, जो कहीं ना कहीं ECTA का ही एक विस्तार है। ECTA क्या है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है, जो 2022 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। डन, चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, वस्तु एवं सेवा कर पर अपीलीय न्यायाधिकरण का हाल ही में आधिकारिक उद्घाटन किया गया। ठीक है जी, यानी कि अपीलेट जुडिशरी का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया, वही ऑफिशियली। यह कहां पर स्थित है? इसकी मुख्य पीठ कहां पर स्थित है? प्रधान पीठ, है ना बेटा। प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? हमें बताना है प्रधान पीठ कहां पर स्थित है। मुख्य पीठ, बेसिकली प्रधान पीठ का मतलब मुख्य पीठ कहां पर है। तो क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो लिख सकते हैं मुख्य पीठ कहां पर स्थित है, हमें यह बताना है। ठीक है, हमारे ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद। राइट आंसर क्या है मुझे बताएंगे, राइट आंसर क्या है बताइए सर। राइट आंसर हमारा है नई दिल्ली। तो जब GST के लिए एपेलेट काउंसिल का स्थापना हुई है, ठीक है ना, GST के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना हुई है, उसका तो हेड ऑफिस है वो है नई दिल्ली में। मुख्य पीठ, यानी कि आप इसे याद रख सकते हैं हेड ऑफिस की तरह, हेड ऑफिस या फिर हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर, है ना। ये इसका ऑफिशियल नाम नहीं है, मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं बस, है ना। तो हेड ऑफिस या फिर हेडक्वार्टर, है ना, ये इसका जो मैंने लिखा है ये इसका ऑफिशियल नाम नहीं है, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, है ना।
बस आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि मुख्य पीठ और जो और पीठ है उनके डिफरेंस क्या होगा कि जो हेड ऑफिस होगा वो दिल्ली में है, बाकी हर स्टेट में अलग अलग पीठें होंगी। ठीक है, क्लियर। इसका उद्घाटन किसने किया था बताइए भाई। ये जीएसटी किसके अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो वित्त मंत्री, ऑब्वियस सी बात है, वित्त मंत्री इसका उद्घाटन करेंगी। तो कौन थे? केंद्रीय वित्त किसने किया है? किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया बताओ भाई? बताइए। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्री कौन है बेटा? किसके द्वारा? केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्री। और ये कौन है फिलहाल? कौन है ये? निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, कौन है वित्त मंत्री? कौन है? निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, कब किया गया है? सितंबर 2025। तो याद रखेंगे, सितंबर 2025 में इसका उद्घाटन किया गया था। डेट, आगे डेट लिख सकते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं। 24 सितंबर की बात है ये, जब इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, 24 सितंबर को उद्घाटन किया गया है। ठीक है, क्लियर। तो इससे कहीं आपको एक नाम मिलेगा, जीएस टेट। ठीक है, एक नाम आपको दिखेगा कहीं जब आप इसको लिखेंगे, जीएस टेट। तो आपको कहीं ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन ना दे करके कि अपीलीय न्यायाधिकरण की जो बोल दे कि जीएस टेट। तो जीएस का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड जीएसटी हो गया, और एट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, एटी का मतलब अपीलेट और ट्राइब्यूनल। ठीक है, अपीलेट ट्राइब्यूनल है। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको जीएस टेट भी लिखा दिखो, जीएसटी एक्ट या फिर जीएस टेट, कुछ ही पढ़ लीजिए। ये आपको कहीं इसकी जगह ये भी दिखा आपको मिल सकता है। क्वेश्चन ये कह सकता है कि जीएस टेट का जो प्रधान पीठ है वह कहां पर स्थित है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सेम ही क्वेश्चन है, बस आपका नाम चेंज कर दिया है। यानी कि इसकी जगह जीएस टेट भी लिखा आ सकता है। आप कंफ्यूज नहीं, गुड एंड सर्विस टैक्स एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है कि जो जीएसटी से संबंधित विवाद हैं, जीएसटी संबंधित जो विवाद हैं उनकी पारदर्शिता के साथ और समय से क्या मिले, सॉल्यूशन देना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है? डन है तो कोई दिक्कत? यानी कि जो विवाद हैं, विवाद जीएसटी से रिलेटेड जो विवाद हैं उनको पारदर्शिता के साथ प्लस समय के साथ, समय से न्याय देना, समय से सॉल्व करना, समाधान करना, ये इसका उद्देश्य है। इस उद्देश्य से इसको लाया गया है। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन है भैया अभी के लिए? तो अध्यक्ष है संजय कुमार मिश्रा। कौन है अध्यक्ष? अध्यक्ष है संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा। डन। यहां पर क्या है? संजय कुमार मिश्रा जी क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर? तो भाई मेरे ये किस नियम के अनुसार काम करेगा? एक ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये किस नियम के अंतर्गत काम करेगा। कुछ नियम कानून तो होगा जिसको मानते हुए, जिसको फॉलो करते हुए जीएस टेट काम करेगा। ठीक, तो केंद्र सरकार ने जीएस टेट के लिए प्रक्रिया अधिनियम लाए हैं। प्रक्रिया नियम 2025, जीएस टेट प्रक्रिया अधिनियम 2025 में सब कुछ लिखा हुआ है कि किस तरीके से काम करने वाला है। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहां तक? डन। इससे हम क्या फायदा कर सकते हैं बेटा? इससे हमने एक चीज बताई मेरे को, जब हमारे पास पहले से कोर्ट्स हैं, है ना, हमारे पास पहले से ही कोर्ट हैं, आप सभी को पता है, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, राइट। बट हमने फिर नया क्यों किया? क्योंकि हम सभी को पता है कि जो हमारे कोर्ट्स हैं उनके पास पहले से ही बहुत ज्यादा क्या है, लोड है, बर्डन है काम का। तो उस बोझ को क्या होगा, ये और बढ़ा देगा। ठीक है, पहली बोझ है, तो उस बोझ को कम करने के लिए और जल्दी से जल्दी न्याय हो, है ना, क्योंकि अगर न्याय में देरी होती तो कहीं ना कहीं वो भी अन्याय ही होता है। ठीक, तो इसलिए न्याय हो, न्यायिक बोझ कम हो कोर्ट्स पर, इस उद्देश्य के साथ एक नई न्यायिक व्यवस्था स्थापित की गई है। क्लियर? राइट, डन। तो हमने बात की हेड ऑफिस की, मुख्य पीठ की हमने बात की। हर स्टेट में अलग अलग पीठ होंगी, विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय पीठ हो सकती है, जहां पर क्या होगा, अध्यक्ष होगा और न्यायिक सदस्य होंगे, टेक्नोलॉजी स्पेशल भी होंगे। ठीक, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर आप एक कर सकते हैं, क्या करेंगे आपको रजिस्टर करने के लिए, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ई कोर्ट पोर्टल लॉन्च किया गया। साथ ही एक ई कोर्ट पोर्टल, यहां पे ई कोर्ट पोर्टल की बात की गई बेटा, ई कोर्ट
ई कोर्ट पोर्टल की बात की गई है। ई कोर्ट पोर्टल, इसका क्या मतलब है? इसके माध्यम से आप ऑनलाइन अपील कर सकते हैं और जो ऑनलाइन है वो भी, जो सुनवाई है वो भी ऑनलाइन हो जाएगी। यानी कि आप बिना कोर्ट जाए ही सब कुछ घर पे कर सकते हैं, ऑनलाइन ही आप अपील कर सकते हैं, ऑनलाइन ही आप सुनवाई भी कर सकते हैं साथ के साथ। डन। यानी कि ई कोर्ट पोर्टल के माध्यम से आप सारा वर्क ऑनलाइन भी कर सकते हैं अपना। ठीक, चाहे हम बात करें उनकी जो फाइलिंग है ना, उनको देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं सारा, मतलब पूरा ओवरऑल हम ई कोर्ट ऐप जो पोर्टल है वहां पर जांच कर सकते हैं, अपील से लेकर सुनवाई तक सारी चीजें। डन, क्लियर पॉइंट। तो नई दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है जो हमने बात की। हाँ, डन। अब बढ़ते हैं आगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड विश्वविद्यालय के कितने प्रोफेसरों को दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है? बताइए सर। नागालैंड विश्वविद्यालय है, उसके प्रोफेसर हैं, दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में उनको शामिल किया गया। पहले तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बात है कि हमने कुछ ऐसी अचीवमेंट प्राप्त की है। तो कितने हमारे प्रोफेसर थे उस विश्वविद्यालय के जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है? ठीक है, ऑप्शन हमारे हैं 2, 3, 4, 5। तो कितने प्रोफेसर्स को यह अपॉर्चुनिटी मिली है, यह उनको मिला है, वो है ऑप्शन हमारा है 4। यानी कि 4 प्रोफेसर्स हैं जिनको यह उपलब्धि मिली है कि जो दुनिया के शीर्ष टॉप मोस्ट 2% साइंटिस्ट हैं, उनकी सूची में भारत के 4 प्रोफेसर भी शामिल हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहां तक। तो ये सूची जो है, इस सूची को कौन जारी करता है? सबसे पहले पॉइंट है ये मेरा, जिस सूची की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक, इस सूची को जो कौन जारी करता है, किसके द्वारा इसे जारी किया जाता है? तो अमेरिका का एक विश्वविद्यालय है स्टैनफोर्ड। ठीक है, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। कहाँ की है ये? यूएसए की है, जो दुनिया के टॉप मोस्ट वैज्ञानिकों की सूची जारी करती है। ठीक है, 4 वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर अम्बरीश, प्रोफेसर जोगिंदर प्रभाकर शर्मा एंड प्रवन कुमार प्रभाकर। ये 4 हमारे जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने दुनिया में 2% टॉप मोस्ट साइंटिस्ट के रूप में जगह बनाई है, उनके नाम है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, प्रवन कुमार, प्रभाकर शर्मा, जोगिंदर सिंह एंड लास्ट हमारा अम्बरीश सिंह। ठीक है, क्लियर। चलिए, इतना ही था। नेक्स्ट बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। किस मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में त्रिस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है आज के दौर में युवा हमारा नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसी को देखते हुए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है नशा मुक्त भारत अभियान। ठीक है, उसी की जो 5वीं वर्षगांठ है उसे मनाने के लिए एक मंत्रालय है जिस मंत्रालय ने एक प्रतियोगिता लॉन्च की थी? किस मंत्रालय ने यह प्रतियोगिता लॉन्च की है? ठीक है, बताइए। तो बड़ा सिंपल सा, बहुत ही अच्छा है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह इनिशिएटिव लाया गया है। यानी कि जो प्रतियोगिता की गई है वो राष्ट्रीय लेवल पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा की गई थी। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, डन। ठीक है, अब बात करते हैं इसको कि नशा मुक्त भारत अभियान, एक हमारा हमने बात की, नशा मुक्त भारत अभियान की हमें बात हुई, चर्चा हुई, तो थोड़ा सा उसे भी सुन लेते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान यह किस मंत्रालय की पहल है? मुझे सबसे पहले मुझे जानना है कि आपको क्या लगता है किस मंत्रालय की पहल है? तो यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ही एक पहल है। किसकी बेटा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की पहल है, जिसे कब लॉन्च किया गया था बेटा? इसे कब लॉन्च किया गया है बताइए? इसे कब लॉन्च किया गया? इसे किया गया 15 अगस्त 2020 में। कब किया गया लॉन्च? इसे लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2020 में। ठीक है, हर क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत? मैंने आपसे बात की कि एक मिशन है नशा मुक्त भारत अभियान। ठीक है, किस मंत्रालय ने किया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किया। 15 अगस्त 2020 में इसे लॉन्च किया गया। राइट, क्लियर। इसमें भागीदार कौन कौन हो सकते हैं? कौन कौन इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम बात करते हैं इस तरह के इनिशिएटिव की। जैसे कि नशा मुक्त भारत अभियान एक इनिशिएटिव है, चाहे हम बात करें स्वच्छ भारत का मिशन, है ना, तो उसमें स्टेट लेवल की सरकारें या फिर एनजीओ हो गए, संगठन हो गए,
है ना, ऐसी चीज़ें, स्कूल के संस्थान हो गई, इन सब का बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है, क्योंकि उसे कोई ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति करेगा तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, सबकी भागीदारी जरूरी होती है। इसी तरीके से इस मिशन में भी सभी की भागीदारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे हम बात करें राज्य सरकारें, एनजीओ हो गए, है ना, युवाओं के संगठन हो गए अलग अलग, ठीक है, एनसीसी कैडेट्स हो गए, स्कूल के रूप में स्कूली संस्थाएं होती हैं कुछ, उन सबको, ठीक है, तो वो सब क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सब, उन सब के योगदान से ही इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। हम खुद के योगदान को भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पर्सनली भी, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि जो युवा हैं, जो हमारे युवा हैं, जो हमारी पीढ़ी है आने वाली, जो हमारा भविष्य है देश के, उन्हें ड्रग्स, शराब, तंबाकू, है ना, इन सब चीज़ों से उनको दूर रखा जाए और उन्हें क्या किया जाए, जो नशा पीड़ित हैं उन सब की क्या की जाए, मदद की जाए, उनको जागरूक किया जाए, उनको परामर्श सलाह दो, परामर्श दो, है ना, और उन्हें वापस घर वापसी उनकी कराई जाए। घर वापसी इन द सेंस कि वो अपने समाज, एक अच्छे समाज का हिस्सा बने, है ना। पुनः वापसी होता ये नहीं कि मैं किसी को ऐसे नहीं कह रहे कि हम घर बुलाइए घर बिठाइए, नहीं, पुनर्वास का मतलब कि एक अच्छे समाज में, एक अच्छे समाज के नागरिक होने के रूप में उन्हें एहसास कराएं, ठीक है। इसी के लिए क्या कर सकते हैं, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, ये सब क्या कर सकते हैं, जागरूकता संबंधी कार्यक्रम चला सकते हैं, डिजिटल मीडिया पर क्या कर सकते हैं, ट्रेंड कर सकते हैं, हम रैली कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल हम बात करें, मैंने एक बात करी युवा संगठन, तो आपने सब नाम सुना होगा बजरंग दल का, तो उन्होंने अभियान चलाया था नशा मुक्त युवा विकसित भारत। क्या, नशा मुक्त युवा विकसित भारत। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है भूले भटके, वैसे ऐसे आएगा नहीं, बट आप अपने आप को तैयार रखेंगे कि किसका मिशन है, ये बजरंग दल वालों का मिशन है, ठीक है, क्लियर, राइट, डन, ठीक है। तो एक चीज और यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो प्रतियोगिता है, ये प्रतियोगिता कहाँ पे हुई है बेटा, ये नई दिल्ली में हुई है, एक इंपॉर्टेंट टास्क रह गया, नई दिल्ली में हुई थी, और लोकेशन है भारत मंडपम, भारत मंडपम, ये वही लोकेशन है जहां पर G20 का हमने आयोजन किया था। क्लियर, चलें आगे, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक का 24 सितंबर को 54 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में निधन हो गया था, ठीक है। तो बेटा कहीं न्यूज 95 ईयर्स की है, कहीं 94 की है, तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे ना, आप दोनों को याद रखना कि 95 94 है, क्योंकि एक आर्टिकल में 94 लिखा हुआ है, एक में 95 लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने दोनों आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं। चलिए, तो कौन पर्सन है वो, UR अन्नमूर्ति, गिरीश कर्नाड, डॉक्टर SL भैरप्पा, कुवेम्पू। तो करेक्ट आंसर हमारा है डॉक्टर SL भैरप्पा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा है डॉक्टर SL भैरप्पा, हमारा राइट आंसर है। इनकी डेथ हुई है 24 सितंबर को 54 वर्ष की आयु में। कहाँ पे हुआ है, बेंगलोर में का निधन हुआ था, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके अलावा इसके समय कोई क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं। कुछ उपन्यास में लिखेंगे 25-30, तो इसके लिए इनको दिया गया, तो समझ, इसलिए इनको जाना जाता है, ठीक है। उन पर कुछ मूवीज भी बनी है और कुछ स्पेशल है नहीं, बस। नेक्स्ट आइए, 24 सितंबर को राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल के माध्यम से युवाओं के रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार ने किस क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। यानी कि NCS ने एक प्लेटफॉर्म के साथ, क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ क्या किया है, टाई अप किया है, वो कौन सा है। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गए, वीमार्ट, सब जितने भी हैं ई कॉमर्स वेबसाइट जहां पर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सब क्विक कॉमर्स क्या है, एप्लीकेशंस हैं, जैसे स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, ऑल दैट, ठीक है, सब हमारे हैं। तो इन्होंने किया है कॉन्ट्रैक्ट, किसके साथ किया है बेटा, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है ज़ेप्टो के साथ। किसके साथ किया है, ज़ेप्टो के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 4, ज़ेप्टो के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है साहब, क्लियर, डन। अब थोड़ा सा बात करते हैं ये क्या है भाई। ज़ेप्टो तो खूब सिंपल है, कोई कॉमर्स कंपनी है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। NCS क्या है, NCS एक इनिशिएटिव है जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। बताता हूँ सारी चीजें, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था, इसे जो लॉन्च किया गया था जुलाई 2015, कब लॉन्च किया गया था, जुलाई 2015, ठीक है। स्पेसिफिक डेट भी याद रख सकते हैं, अगर याद रखना चाहे तो 20 जुलाई है, ठीक है, क्लियर। इसका उद्देश्य क्या था, सिंपल, कि जो युवा हैं उन युवाओं को रोजगार
मतलब जॉब, या फिर उनको करियर के लिए गाइड करना, या फिर हम बात करें कौशल विकास के लिए कोई इंटर्नशिप है उनके लिए, सारी सेवाएं इस पोर्टल के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। सिंपल, ठीक है। यानी कि यह एक पोर्टल है जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। कब स्टार्ट हुआ था बेटा? 20 जुलाई 2015 को इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है? सिंपल उद्देश्य है कि जो हमारा यूथ है उसको जॉब अपॉर्चुनिटी, कैरियर गाइडेंस, है ना, स्किल डेवलपमेंट, इंटर्नशिप, ऐसी कोई सेवाएं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती हैं। ठीक है, ऑनलाइन है सब कुछ। डन। क्वेश्चन हमारा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है 31 मार्च 2026, 30 अप्रैल, 30 मई या फिर 30 जून। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है बताइए। तो जब हम बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट की, तो बेटा एक समिति होती है कैबिनेट नियुक्ति समिति, कैबिनेट नियुक्ति समिति, जिसे हम बोलते थे ACC, यानी कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, तो ये एक समिति होती है जो उच्च पदों पर, जो हमारे ऊंचे पद होते हैं, सेक्रेटरी से ऊपर, एडिशनल सेक्रेटरी से ऊपर के पद होते हैं, उनको अपॉइंट करती है। इस कमेटी की सिफारिश पर वो अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होते हैं इसके अध्यक्ष? होते हैं प्रधानमंत्री जी। आप याद रखेंगे कि इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। ठीक है, क्लियर। और भी सदस्य होते हैं, जो गृह मंत्री हो गया। ठीक, समझ में आ गया? डन। तो इस समिति ने सिफारिश की कि जो जनरल अनिल चौहान है उनका कार्यकाल कहां तक बढ़ाया जाए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए, कहां तक बढ़ाने की सिफारिश की है? 30 मई 2026 तक की सिफारिश की है कि इनका कार्यकाल 30 मई 2026 तक बढ़ा दिया जाए। ठीक है, क्लियर, डन। तो चल गया कि अपॉइंटमेंट यानी कैबिनेट की नियुक्ति समिति होती है जो सिफारिश करती है। एडिशनल सेक्रेटरी से ऊपर के पदों पर सिफारिश उनके आधार पर ही, इसकी सिफारिश के आधार पर ही की जाती है। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य सदस्य भी, अन्य वरिष्ठ मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, सचिव या उसके ऊपर के जो पद होते हैं उनकी नियुक्ति इस समिति की सिफारिश पर की जाती है। हम बात कर चुके हैं, राइट, क्लियर, डन। ठीक है, तो हमने बात की कि अपॉइंटमेंट कमेटी सिफारिश करती है सचिव या ऊपर के पदों पर। PSU हो गए, कोई आयोग हो गया, कोई नियामक संस्था है जैसे सेबी, RBI, है ना, सेबी RBI हो गया, है ना, और एररी हो गया, इंश्योरेंस के जो रेगुलेटरी फर्म होती है, अथॉरिटी होती है, वो हो गया। इन सब के जो नियुक्ति होती है, या फिर ट्रांसफर हो गया, या फिर हम कहें जो कार्यकाल उसको विस्तार देना, जिस तरीके से अभी क्या हुआ, अनिल चौहान जी के कार्यकाल को विस्तार दिया गया। इसको बोलते हैं, जब कार्यकाल बढ़ता है उसे बोलते हैं कार्यकाल का विस्तार करना। ठीक है, ट्रांसफर हो गया, प्रतिनियुक्ति हो गई, ठीक, CDS हो गए, रक्षा सचिव हो गए, प्रदेश सचिव हो गए, इन सब की जो इंपॉर्टेंट पद है ना, इन सब की जो नियुक्ति होती है वह कैबिनेट की नियुक्ति समिति की सिफारिश पर ही की जाती है। ठीक है, इसके चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री जी, आप याद रखेंगे। इतना ही था इस क्वेश्चन के लिए, बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन था अंत्योदय दिवस निम्नलिखित में से किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। ये तीनों ही क्या है? कांग्रेस के नेता थे, है ना। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल को छोड़ दो। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के रूप में हम क्या मनाते हैं बेटा? अंत्योदय दिवस मनाते हैं। ठीक है, इनका जो जन्म दिवस है वो कब हुआ था? 25 सितंबर 1916। कब हुआ था बेटा? 25 सितंबर 1916 को हुआ था, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, मथुरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है मथुरा, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये आप याद रखेंगे कि 25 सितंबर को हम अंत्योदय दिवस मनाते हैं, क्योंकि 25 सितंबर को ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का क्या था? जन्म दिवस है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। और यह कब से स्टार्ट हुआ है? यह दिवस हम मनाते हैं 2014 से। कब से मनाते हैं बेटा? 2014 से इसे हम मनाते हैं। तो यह दिवस हम कब से इनिशिएट कर रहे हैं? अंत्योदय दिवस
अंत्योदय दिवस कब से मना रहे हैं बेटा हम? 2014 से मना रहे हैं। 2014 से प्रारंभ शुरू, ठीक है। 25 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको बताया गया, पहले आपको बता दिया गया, ठीक है। डन, यहाँ से कोई दिक्कत? डन। ये भारतीय जनसंघ के एक नेता थे। जनसंघ से आप आज के रूप में बीजेपी के रूप में आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के रूप में आप जिसे जानते हैं, उसके एक नेता थे। तो 2014 में उनकी सरकार बनी, इन्होंने ये कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2025 एशिया कप फाइनल में अपनी जीत के बाद भारत ने कितने एशिया कप खिताब जीत लिए हैं? अभी हुआ ना फाइनल कल परसों, तो उसमें एशिया कप में भारत जीता है। तो भारत ने उस जीत के बाद टोटल कितनी बार यह खिताब जीता है? 6, 7, 8, 9। तो राइट आंसर हमारा है 9। 9 बार भारत ने यह खिताब जीत लिया है, एशिया कप को 9 बार भारत ने जीता है, ठीक है। तो यह जो इवेंट था यह कहाँ पे हुआ था? तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। कहाँ पे हुआ था बेटा? एशिया कप का फाइनल हुआ था दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में यह हुआ था, ठीक है। क्लियर? भारत ने जीता है, तो भारत ने कितने विकेट से जीता है? भारत ने कौन जीता है? जीत हुई है किसकी? भारत की। भारत जीता है, 5 विकेट से जीता था, ठीक है। अगेंस्ट में कौन था? पाकिस्तान, ठीक है। क्लियर? डन। तो इस इवेंट को जीतने के बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बन के निकला है कि भारत ने भारत सबसे ज्यादा जीतने वाला कप, सबसे ज्यादा एशिया कप जीतने वाला देश बन गया है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के ये आया, ठीक है। यानी कि भारतीय टीम सबसे ज्यादा इस कप को जीतने वाली बन गई, जिसमें 9 जीत शामिल है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरा, मैन ऑफ द मैच कौन था भाई? मैन ऑफ द मैच तिलक वर्मा। कौन थे जी? तिलक वर्मा, सबको याद होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट पारी उन्होंने खेली है, ठीक है। इसी तरीके से मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? कौन था भाई? अभिषेक शर्मा ना। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? अभिषेक शर्मा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा। रन, सबसे ज्यादा सर्वाधिक रन, मैक्सिमम स्कोर, मैक्सिमम रन सबसे ज्यादा इन्होंने बनाए हैं पूरे टूर्नामेंट में, ठीक है। कुलदीप यादव। एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे मूल्यवान सबसे कीमती खिलाड़ी कौन था? तो सबसे कीमती खिलाड़ी के रूप में हमने लिखा कुलदीप यादव को, कुलदीप यादव, ठीक है ना। आप याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आ रहा है ना, ये आप याद रखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है ना, क्योंकि ये जो इवेंट हुआ है ना बहुत ही कंट्रोवर्सी के साथ हुआ है। इस इवेंट से पहले बहुत सारे क्या हुए, ट्रेंड चलाया गया कि ये इवेंट ना हो, भारत पाकिस्तान के खिलाफ ना खेले, तब भी ये खेला गया है, ठीक है। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा, सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन था? कौन है भाई हमारे? अभिषेक शर्मा जी, ठीक है। मैं एक रील देख रहा था इंस्टाग्राम पे, उसमें कह रहा था कि हम तो भाई स्पेलिंग याद करके कहते शर्मा जी की, है ना, और क्वेश्चन आ गया साला वर्मा का, दिक्कत ये हो गई, इसलिए हम हार गए मैच। ऐसे लोग वायरल हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा समझते हैं एशिया कप के बारे में। एशिया कप के बारे में समझते हैं कि एशिया कप कब से स्टार्ट हुआ था, एशिया कप का प्रारंभ कब से हुआ? एशिया कप का प्रारंभ कब से हुआ है? 1984, 1984 से इसको स्थापित किया गया, स्टार्ट किया गया, शुरू, ठीक है। इसको गवर्न करती है, रेगुलेट करती है एसीसी, एशिया क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। डन। एशिया क्रिकेट काउंसिल इसको रेगुलेट करती है, मैनेज करती है, प्रबंधित करती है, सब कुछ वही करती है। डन, क्लियर? और यहाँ कुलदीप यादव के बारे में थोड़ा लिख लो कि इन्होंने मैक्सिमम विकेट भी लिए हैं, मैक्सिमम विकेट
मैक्सिमम VICK 80, ठीक है साहब, मैक्सिमम विकेट भी इन्होंने ही लिए हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा 9। चले आगे, ठीक है। लिख सकते हो, लिख लो कि BCCI की तरफ से 21 करोड़ का इनाम भारतीय टीम के लिए रखा गया है, और भारत ने इस इवेंट के बाद ट्रॉफी नहीं ली थी, जीतने के बाद भी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सितंबर 2025 में शुरू की गई राष्ट्रीय पहल का नाम क्या है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सितंबर में एक पहल स्टार्ट की गई है, राष्ट्रीय पहल स्टार्ट की गई है, वो पहल क्या है? ऑप्शन हमारे हैं स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ शहर जोड़ी, स्वच्छ सर्वेक्षण, या सुपर सिलेंडरी लीग। बताइए हमारी करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? तो भाई करेक्ट ऑप्शन हमारा है बहुत ही प्यारा सा, कौन सा? स्वच्छ शहरी जोड़ी। स्वच्छ शहरी जोड़ी क्या है जी ये? तो इस पहल में क्या हो रहा है कि भारत में जो 200 मेंटी शहर हैं, 200 मेंटी शहर हैं, मेंटी शहर, और जो हमारे 72 हमारे मेंटर शहर हैं, मेंटर, उनकी जोड़ी बनाई जाएगी, ठीक है। मेंटर क्या होता है? जिसे हम देख के सीखना चाहते हैं, जो सीखेगा वो मेंटी, जो सिखाएगा वो मेंटर। इनको जोड़ों में शामिल करना ताकि वो एक अच्छा परफॉर्म कर सके और ये सीख सकें जो 200 शहर हैं कि किस तरीके से स्वच्छता को मैनेज करना है, किस तरीके से अपने देश को अपने शहर को स्वच्छ हम बना सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से कचरा मैनेज करना, सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाएंगे ये मेंटर सिखाएंगे इनको कि भाई आप इस तरीके से काम कीजिए ताकि आप भी स्वच्छ शहर हैं उनकी श्रेणी में आ सकें, ठीक है। तो यह इनिशिएटिव है स्वच्छ शहर जोड़ी, SSJ, किसके द्वारा चलाया गया? MOHI आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा यह इनिशिएटिव लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व हृदय दिवस। विश्व हृदय दिवस 2025 का विषय क्या था? स्वस्थ हृदय स्वस्थ जीवन, प्रौद्योगिकी के साथ हृदय रोग का रोकना, छोटी जीवन शैली में बदलाव, बड़े स्वास्थ्य लाभ, हृदय स्वास्थ्य एक वैश्विक प्राथमिकता। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है बताइए? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है छोटी जीवन शैली में बदलाव करके आप बड़े बड़े लाभ उठा सकते हैं। सिंपल सी बात है कि छोटी जीवन शैली में आप बदलाव करेंगे तो स्वास्थ्य के रूप में आप अच्छे ज़्यादा बड़े बड़े लाभ ले सकते हैं। यह विश्व हृदय दिवस, हृदय जो इवेंट हुआ है, सबमिट हुआ, दिवस मनाया हमने 2025, उसका थीम है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हृदय रोग के जोखिम है उसको कम कर सकते हैं जब हम अपनी खाने की शैली में बदलाव लाएंगे। आप सभी को पता है कि आज की जो जीवन शैली है उसमें फास्ट फूड भर भर के अवेलेबल है हर शॉप पर, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो हम उनको बदलाव करके अपनी परंपरा के आधार पारंपरिक चीज़ों की तरफ अगर जाएं तो हमें ज़्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बदलाव हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, ठीक है। भोजन सही करें, हम अच्छा खाना खाएं हेल्दी डाइट के साथ, एक्सरसाइज करें रेगुलर, स्ट्रेस को कंट्रोल करें, स्ट्रेस ज़्यादा ना लें, इन छोटी छोटी चीज़ें ना कि भोजन सही रखें, ज़्यादा जो खराब चीज़ों की तरफ ना जाएं, डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस को मैनेज करें, तो क्या ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। इन छोटी छोटी चीज़ों को जब आप कंट्रोल करते हैं, चेंज करेंगे आदतों को, इसका आपको दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी आधार पर रखा गया है इसका उद्देश्य कि दैनिक आदतों में, जब आप रोज की आदतों में छोटे बदलाव करेंगे तो स्वास्थ्य में, हृदय में बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसको आप कम कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर पॉइंट तक? तो ये थीम और ये पर्पज था। और जो हम बात कर रहे हैं विश्व हृदय दिवस, यह 2000 में स्टार्ट हुआ था और यह WHF विश्व हृदय दिवस WHO के साथ WHO के साथ जागरूकता अभियान चलाता है, ठीक है। क्लियर पॉइंट दोबारा सुन लीजिए कि WHF विश्व हृदय संघ लिख देता हूं, विश्व हृदय संघ विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से हृदय स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, जागरूकता बढ़ाने के लिए इस इवेंट को करते हैं, ठीक है साहब। क्लियर पॉइंट है? चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर IORCC का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई, गोवा, दिल्ली, केरला। कहाँ पे किया गया भाई IORCC का उद्घाटन? हमारे पास ऑप्शन है मुंबई, गोवा, दिल्ली, केरल। कहाँ पे किया गया है बताइए? क्लियर बताइए, क्लियर बताइए कहाँ पे किया है? राइट ऑप्शन हमारा है गोवा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है गोवा। तो गोवा में IORCC का उद्घाटन किया गया। किसका बेटा? IORCC का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गोवा में इसका उद्घाटन किया गया है।
राइट, ठीक है। उद्घाटन किसने किया है? AIIA ने। किसने? AIIA द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, AIIA द्वारा, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ये हम पढ़ चुके हैं ना, कर चुके हैं डिस्कस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, और ये पहली बार, ठीक है, फर्स्ट, पहली बार हुआ है, पहली बार इसे स्थापित किया गया है, ठीक है। IURC यानी कि एकीकृत इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर, फुल फॉर्म सीधा यही है IURC का। ये हिंदी में लिख रखा है, सिर्फ देवनागरी में, ये सिर्फ देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, बाकी है इंग्लिश में, ठीक है। तो गोवा में स्थापित किया गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इनके द्वारा इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। तो कब स्थापित किया? इवेंट चल रहा था, एक इवेंट चल रहा था बेटा। कौन सा इवेंट चल रहा है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा था। क्या मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय आयुष मंत्रालय का आयुष मंत्रालय क्या कर रहा था? एक इवेंट बना रहा है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा था, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, ठीक है। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है 2025 का, तब इसे लॉन्च किया गया है, और यह 10वां संस्करण था, 10वां दिवस था। बहुत छोटी चीज़ ऐसी में आ जाती है, इसलिए मैं बहुत डीप से डीप आपको बता रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता रहे, है ना, क्लियर। तो मेन चीज़ क्या है कि इस सेंटर से क्या होगा कि कैंसर पुनर्वास या कैंसर के लिए अनुसंधान कर सकते, रिसर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे आयुर्वेद हैं, योग हैं, है ना, उन सबको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ने के उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। तो IORCC का सिंपल है कि जो कीमोथेरेपी होता है, या फिर जो हम जो लेजर के द्वारा कुछ करते हैं ऑपरेशन, उसके दुष्प्रभाव को कम करना, है ना, जो प्रतिरक्षा है शरीर की उसको मजबूत करना, और कैंसर के रोगियों को समग्र जो पूरे जीवन ओवरऑल इकोसिस्टम है उसको सुधार करने के लिए इसे स्थापित किया गया है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो IORC क्या है? IORC सिंपल है, कैंसर उपचार हो गया, उसके पुनर्वास के लिए आयुर्वेद, योग, है ना, इन सबको आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके साथ इंटीग्रेट करना, उनके साथ लाना, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? डन, ठीक है। चलिए, हाँ जी, एक चीज़ मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, मैं वो करूँगा नहीं, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में मैंने कराया था कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, ये आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मैं लास्ट ही क्लास में, पिछली क्लास जाओगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा ये। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैलप ग्लोबल सेफ्टी, गैलप नहीं, हाँ गैलप रिपोर्ट के अनुसार 2025 में रात में अकेले चलने के लिए किस देश को सबसे सुरक्षित स्थान दिया गया है? किस देश को सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान दिया गया है? बताइए साहब। चीन, सिंगापुर, तजाकिस्तान, ओमान। किस देश को सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान दिया गया है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन जाता है सिंगापुर, यानी कि सिंगापुर सबसे ज्यादा सेफेस्ट रात में चलने के लिए जगह है, ठीक है। और यहाँ पे जो सर्वे हुआ है 98% लोगों का ये कहना है कि हाँ सेफ है ये, ठीक है। उससे इसके बाद सबसे फिर दूसरा नंबर आता है तजाकिस्तान का, सेकंड रैंक तजाकिस्तान की है, फिर थर्ड चीन की है, और फोर्थ रैंक यहाँ पे आता है हमारा ओमान, ठीक है। तो आपको चारों ही जो फर्स्ट टॉपर्स थे सबको आपको पता चल गया। यह किसी संघ के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी रिपोर्ट नहीं है, यह एक सर्वे है जो 145 देशों के साथ लगभग 1.5 लाख लोगों के साथ सर्वे किया गया था, तब इस नतीजे पर पहुंचा गया है, ठीक है, कि सबसे सेफ जो है वो कौन सा देश है। तो कौन सा? सिंगापुर। 98% लोगों का कहना है कि हाँ सिंगापुर सेफेस्ट जगह है रात में चलने के लिए। डन, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सितंबर 2025 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा बिहार को कितनी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन समर्पित की गई हैं? ऑप्शन हमारा 1, 2, 3, 4। कितनी अमृत ट्रेनें बिहार को समर्पित की गई हैं? ठीक है, तो बेटा 3 ट्रेनें यानी कि अमृत भारत एक्सप्रेस, 3 अमृत भारत एक्सप्रेस बिहार को समर्पित की गई है। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। टोटल ओवरऑल जो बिहार को पूरी परियोजना है वो 7 ट्रेनों की है, 7 ट्रेन समर्पित की गई है, 7 ट्रेनों की परियोजना है जिसमें 3 ट्रेनें अमृत भारत एक्सप्रेस है,
ठीक है, जो परियोजना चल रही है बिहार में, उसमें बेटा 7 ट्रेनों की परियोजना, 7 ट्रेनों की परियोजना है पूरी, ठीक है, जिसमें 3 ट्रेनें अमृत भारत एक्सप्रेस की हैं। डन। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, भुवनेश्वर में दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, भारत के मुख्यमंत्री न्यायाधीश डी आर गवई, उड़ीसा के राज्यपाल हरिहर बाबू कम्बक्रति, अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? भुवनेश्वर में एक राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन चल रहा है जिसका उद्घाटन किसने किया था? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। राइट, क्लियर पॉइंट है। डन। तो समाचार में न्यूज में इसलिए है कि एक सम्मेलन चल रहा है, राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन, कहाँ पे हो रहा है बेटा? ये बताइए, भुवनेश्वर में हो रहा है। ठीक है, तो आप इसका लोकेशन भी याद रखेंगे कि अभी तो मैंने पूछा है कि भुवनेश्वर में जो सम्मेलन हो रहा है उसमें, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का लोकेशन क्या है? सिंपल, और ये बहुत ईजी क्वेश्चन रहने वाला है, तो आप हर तरीके से तैयार रखेंगे। आप ये भी याद रखेंगे कि भुवनेश्वर लोकेशन है, तो इवेंट कहाँ पे हो रहा है बेटा? ये इवेंट भुवनेश्वर में हो रहा है। ठीक है, भुवनेश्वर में इवेंट हो रहा है। उद्देश्य क्या है कि जो अदालत है उसकी भीड़ कम हो, न्याय जल्दी से डिलीवर हो। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए इस इवेंट को किया जाता है। राइट, कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार के एक बड़े अभियान के तहत सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे भारत में कितने नए 4G मोबाइल टावर लॉन्च किए हैं? 57,500, 92,600, 30,000, 50,000। राइट ऑप्शन हमारे 57,500 टावर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए 4G टावर। ठीक है, तो जो डिजिटलाइजेशन का बुनियादी ढांचा है उसके विस्तार में भारत ने क्या किया है? 57,500 टावर लगाए हैं 4G के। ठीक है, क्लियर, जिसमें 92,600 टावर पूरी तरीके से स्वदेशी हैं, यानी कि इसमें 92,600 टावर जो है 92,600 स्वदेशी हैं, इंडिजीनियस। ठीक है, पूरी तरीके से, पूरी तरीके से, ये वर्ड याद रखना, पूरी तरह से। ठीक है, पूरी तरह से नहीं, कोई भी कॉम्पोनेंट विदेशी नहीं है, क्योंकि पूरी टेक्नोलॉजी किसकी है? भारतीय टेक्नोलॉजी। राइट, तो यह प्रोजेक्ट जो है वो BSNL द्वारा चल रहा है। BSNL लगभग 37,000 करोड़ रुपए का भी प्रोजेक्ट था, जिसमें 3 लाख अधिक गांव है। 30,000, सॉरी डाटा गलत हो गया, 30,000 है ना, 30,000 जो गांव है उस तक इंटरनेट स्पीड पहुंचाने के उद्देश्य से इस परियोजना को लाया गया है। ठीक है, तो BSNL का पूरा प्रोजेक्ट है, क्योंकि BSNL ये जो 4G में डील कर रही है, बाकी सब 5G की तरफ चले गए, 5G से 6G की तरफ जा रही है वाली दुनिया, लेकिन अभी हमें सरकार थोड़ी पीछे चल रही है। एक सोया हुआ पिलर था जिसे अभी जगाया गया है, देखते हैं किस दिशा में कब कब कहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा है, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर नितेंद्र चंद्र, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। किसके द्वारा इसे क्या उद्घाटन किया गया है इसका? ठीक है, तो भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है कि इसमें रक्षा मंत्री जी हमारे इन्वॉल्व रहेंगे। को उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री जी ने किया, रक्षा मंत्री ने किया है, यानी कि राजनाथ सिंह जी ने किया है। ठीक है, तो यह इवेंट 29 सितंबर को हुआ था। यह इवेंट 29 सितंबर को किया गया है। क्लियर? राइट, कॉन्क्लेव का जो कॉन्क्लेव है उसका विषय है विकसित भारत और पूर्व सैनिक का कल्याण। तो विषय क्या है बेटा? याद रखेंगे विषय, मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि जब कोई भी इवेंट होता है, कोई भी इवेंट अगर होता है, उस इवेंट का विषय आपको पता होना चाहिए, क्योंकि विषय से आपको पता चलता है कि उस इवेंट का पूरा थीम क्या था, है ना, पूरा मतलब ओवरऑल निकल के क्या आया, किस पर्पज के साथ उस मीटिंग को रखा गया था। विकसित भारत और पूर्व सैनिक कल्याण, तो क्या था बेटा? विकसित भारत एवं पूर्व सैनिक कल्याण। विकसित भारत एवं पूर्व सैनिक कल्याण। ठीक है, क्लियर, डन? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी बताइए, कोई दिक्कत हो बताइए। डन, चलिए बहुत सिंपल सा था।
आगे आते हैं, नेक्स्ट हमारा है माता अमृतानंदमयी के 72वें जन्मदिवस के समारोह के दौरान डॉक्टर मनीषा की वी रमेश की पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड का विमोचन किसने किया? माता अमृतानंदमयी, डॉक्टर एल मुरुगन, न्यायमूर्ति के वी राज जय कुमार, डॉक्टर मनीषा वी रमेश, किसके द्वारा इस बुक का विमोचन किया गया है? तो बेटा इस बुक का विमोचन किया गया है किसके? एल मॉर्गन के द्वारा इस बुक का विमोचन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो जो एल मॉर्गन है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है मंत्री है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री है। क्या है बेटा? सूचना एवं प्रसारण मंत्री है। ठीक है, यह सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं जिन्होंने 72वें जन्म जो माता अमृतानंदमयी है उनके 72वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में दिवस पर इस बुक का विमोचन किया है। ठीक है, क्लियर, डन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत पसंद आ रही होगी, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।